नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जयसवाल सर। साथियों, सीटेट में अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, इस पर आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपका जो 2021 बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, यानी नई शिक्षा नीति जो 2020 है, प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और पिछले 1 हफ्तों से जो है ये सारे प्रश्नों का हम कलेक्शन आपको बताने वाले हैं कि पिछले 1 हफ्तों से सीटेट एग्ज़ाम में प्राइमरी लेवल में किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति और एनसीईएफ से संबंधित अभी हम टोटल मिला के 30 से 35 प्रश्न करने जा रहे हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रश्न रिपीट भी हुए रहे हैं, तो आने वाले जो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को एक बार अवश्य देख लीजिएगा। हो सकता है 4 से 5 नंबर आपको कन्फर्म हो जाएंगे। हो सकता है वो प्रश्न, वो टॉपिक मिल जाएगा जो आपने पढ़ना भूल गए होंगे, या जो आप पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, या उस टॉपिक पर पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, और एग्ज़ाम में उसी टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, फिर एनसीईएफ के प्रश्न करेंगे, इसके बाद महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे। आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, प्रत्येक हम टॉपिक की भी बात करेंगे, किस किस टॉपिक से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न की बात कर लेते हैं। जो पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और क्या पूछा जा रहा है आइए देख लेते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया? तो क्या नाम दिया गया है? एजुकेशन मिनिस्ट्री। नई शिक्षा नीति 2020 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम दिया गया है। दूसरा प्रश्न क्या है यहाँ पर? नई शिक्षा नीति 2020 में 10 या 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? 4-3-4-3, 4-3-3-4, 5-4-3-4, 5-4-3-4। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का जो नया पैटर्न है वह 5-3-3-4 हो जाएगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया आपके सीटेट एग्जाम पे, 2020 की नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा जाता है? मिडिल स्टेज, फाउंडेशन स्टेज, सेकेंडरी स्टेज, या दोस्तों आपका प्रिपरेटरी स्टेज की बात करेंगे। तो कौन सा यहाँ पे आपका सही दिया गया है? फाउंडेशन स्टेज। 2020 जो है नई शिक्षा नीति में संख्या 5 को किस चरण में कहा गया है? फाउंडेशन स्टेज को कहा गया है। 4th नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम होगा? तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है दोस्तों, क्लास 6 वर्ग का कौशल विकास पाठ्यक्रम शुरू होगा। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी बता रहा हूँ, प्रत्येक सीटेट एग्जाम में अभी तक जितने भी हैं 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं, और ये उन्हीं प्रश्नों का पिछले 1 हफ्तों में पूछे गए प्रश्नों का कलेक्शन है। नई शिक्षा नीति 2020 किसने तैयार की है? काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। ये हो सकता है, आ सकता है। ऑप्शन नंबर बी की बात करेंगे, कस्तूरी रंग समिति की बात करेंगे। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। ये याद रखिएगा, नई शिक्षा नीति को कब घोषित किया गया? 29 जुलाई 2020 को। और सन 1986 में जारी हुई नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। तो कितने वर्ष बाद हुआ ये भी आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। 14 वर्ष वहाँ हो गए और 19 वर्ष यहाँ पर हो गए, इसके बाद यह किया गया है चेंज। तो आप लोग ये भी कर सकते हैं कितने वर्ष बाद किया गया है, कितने वर्ष के अंतराल पर किया गया है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक जो आपके कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर यह आधारित है। अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 के अध्यक्ष कौन हैं? तो सभी लोग जानते हैं अध्यक्ष कौन होंगे? डॉक्टर कस्तूरी रंजन की बात करेंगे। नई शिक्षा नीति के अनुसार अब पीएचडी करने के लिए क्या आवश्यक है? नई शिक्षा नीति के अनुसार जो है, जो पीएचडी करने के लिए क्या क्या आवश्यक है? 3 इयर्स बैचलर डिग्री, 5 इयर्स, 4 इयर्स, 2 इयर्स की बैचलर डिग्री। तो नई शिक्षा नीति के अनुसार जो पीएचडी करने वाले हैं उनके लिए कितने वर्ष की बैचलर डिग्री इंपॉर्टेंट है? वह 4th ईयर्स की बैचलर डिग्री आवश्यक है।
अगला है जीडीपी का कितना प्रतिशत केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। ये भी सभी लोग पता होगा, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि जीडीपी का 6% जो है केंद्र सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 में खर्च किया जाएगा। अगला है लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में किस आयोग का गठन किया जाएगा। HCI, HETI, NHEB या NRFI को किया जाएगा। तो यहाँ पर लॉ और मेडिकल एजुकेशन को छोड़कर समस्त उच्च शिक्षा के लिए एकल निकाय के रूप में HECI का गठन या HECI आयोग का गठन किया जाएगा। नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वोकेशनल कोर्स किस कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो जो वोकेशनल कोर्स हैं वह क्लास 6 से शुरू किए जाएंगे। कितने वर्षों के बाद भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा की गई। 34, 52, 35, 33। हमने आपको बताया भी था पिछले क्वेश्चन पर। तो कितने वर्ष, 34 वर्ष बाद यहाँ पे घोषणा की गई थी, क्योंकि 14 वहाँ हो गया और 20 आपका यहाँ हो गया, टोटल 34 वर्ष। नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, संस्कृत। यानी प्राइमरी लेवल में नई शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है 2020 में किस भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है, और वह है भाषा इंग्लिश। अगला है साथियों, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 5वीं कक्षा तक की शिक्षा किस भाषा में होगी। तो सभी लोग जानते हैं मातृभाषा या स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक के 3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक व समावेशी शिक्षा प्रदान कराना है। तो कितने वर्ष तक की बात करेंगे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और वह हो जाएगा दोस्तों 2030 तक। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है 2030 तक या 2030 तक के वर्ष तक 3 से 18 आयु के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्वक का समावेशी शिक्षा प्रदान करना। 2030 तक की बात करेंगे। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। किसकी बात करेंगे, माध्यमिक स्तर की बात करेंगे, मिडिल की बात कर रहे हैं। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% के साथ माध्यमिक स्तर या एजुकेशन फॉर ऑल लक्ष्य रखा गया है, वह होगा वर्ष 2030 तक। किस वर्ष तक उच्च प्राथमिक स्तर में 50% GER पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, वह दोस्तों 2035 तक जो है कितने तक, 50% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। ये दोस्तों रहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 से महत्वपूर्ण प्रश्न। अब बात करेंगे ज़्यादातर किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस टॉपिक की बात कर लेते हैं। पहले और भी कुछ प्रश्न कर लेते हैं। देखिए साथियों, टॉपिक की अगर बात करें तो पियाजे जी की तीसरी अवस्था से संबंधित सवाल आए हुए हैं। यानी पियाजे जी के जो 4 अवस्थाएं, इनको जरूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न जरूर आना है। वाइगोस्की के सिद्धांत से एक प्रश्न जरूर आता है, इसको आपको कर लेना है। NCF से 2 प्रश्न आते हैं, इसको आपको कर लेना है। मापन और मूल्यांकन CCE से संबंधित सवाल आए हुए हैं। प्रोग्रेसिव एजुकेशनल से सवाल आए हुए हैं। EVS इन्वायरमेंट स्टडीज पर्यावरण की बात करेंगे, इनसे भी संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। और समुद्री मछली से संबंधित प्रश्न आया हुआ है। पेंटिंग से संबंधित प्रश्न है। हाथी के समूह से संबंधित प्रश्न है। और एक प्रश्न और आया हुआ कि किसके कान जो है इधर उधर कर लेता है आवाज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है, ये प्रश्न आया हुआ है। और कुड़ुक भाषा के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है। केरल की टेपियोका से प्रश्न आया हुआ है। और NCF से सभी जानते हैं 1 से 2 प्रश्न जो है प्रत्येक आपके CTET एग्जाम में पूछे गए हैं। CCE सतत व्यापक मूल्यांकन पर आधारित प्रश्न आए हुए हैं। परिवार संयुक्त एकल परिवार के अंतर्गत प्रश्न आए हुए हैं। ट्रेन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन तो आता ही आता है, एक प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन कभी कभी 2 प्रश्न भी ट्रेन से संबंधित पूछे गए हैं। आंवला गुड़ हरे पत्तेदार सब्जियां, एक प्रश्न आया। प्रत्येक TT एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ है। गुजरात के निकटवर्ती राज्य से संबंधित सवाल आया हुआ है। और बंगाल की खाड़ी से संबंधित आया है कि कौन कौन से राज्य जो है बंगाल की खाड़ी से मिले हुए हैं या बंगाल की खाड़ी से संबंधित हैं। और अगर मैथ्स की बात करें, मध्य और बहुलक से प्रश्न
सभी में नहीं पूछा गया, लेकिन किसी किसी में पूछा गया है। और समय से एक प्रश्न जरूर सभी में आया हुआ है। भिन्न से एक प्रश्न सभी में आया हुआ है। आयत से संबंधित एक प्रश्न जरूर आपके सीटीएट में आया हुआ है। घड़ी से संबंधित प्रश्न आए हुए हैं। और एचसीएल, एलसीएम, एचसीएफ से प्रश्न एक जरूर आया है। और पेडागोजी के या मैथ्स में सिंपल ही सवाल पूछे गए हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, अनसीन पैसेज आए हुए हैं और पेडागोजी सिंपल था, इतना भी कठिन नहीं था। हिंदी लैंग्वेज, उपसर्ग प्रत्यय कारक से संबंधित सवाल पूछे गए हैं। पेडागोजी हिंदी में सिंपल आई थी, लेकिन संस्कृत में दोस्तों पेडागोजी थोड़ा मिक्सिंग करके पूछा गया था। और संस्कृत में उपसर्ग आया है, प्रत्यय पूछा गया है, गद्यांश तो पूछा ही जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके साथ साथ आपके एनसीएफ से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं यहाँ पे किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। एनसीएफ की बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एनसीएफ 2005 सीटेट 2021 पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो राष्ट्रीय संचालन के प्रोफेसर यशपाल, प्रोफेसर कृष्ण कुमार, प्रोफेसर अरविंद कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय संचालन समिति के आपके अध्यक्ष कौन थे? सभी लोग जानते हैं, प्रोफेसर यशपाल की बात करेंगे। एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? अनुमोदक, सुविधादाता, आधिकारिक या तानाशाह। तो शिक्षक की भूमिका बच्चों के अकॉर्डिंग कैसे होनी चाहिए? एक सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिचर्या रूपरेखा 2005 का उद्धरण निम्न में से किससे हुआ है? सभ्यता और प्रगति से, गीतांजलि से, गोदान से या विज्ञान एवं तकनीक से हुआ है। तो एनसीएफ 2005 का उद्धरण किससे हुआ है? सभी लोग जानते हैं, सभ्यता और प्रगति से हुआ है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? राष्ट्रीय परिचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के दिशा निर्देश के अंतर्गत आता है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो या परीक्षा को अपेक्षाकृत सरल हो। तो उपरोक्त सभी, ये सभी जो है एनसीएफ के दिशा निर्देश के अंतर्गत आते हैं। अगला क्या पूछा गया है, आइए देख लेते हैं। 5th नंबर प्रश्न आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा गया है। एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शन के सिद्धांतों के विषय में सत्य कथन बताना है। पाठचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए। अध्ययन प्रक्रिया के अंतर्गत ना समझ आने वाली अवधारणाओं को रखना चाहिए। स्कूल से प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना चाहिए। या ऐसी अधिभावी पहचान अकेला करना चाहिए जो राष्ट्रीय चिंताओं पर आधारित हो। साथियों, एनसीएफ 2005 के मार्गदर्शक के सिद्धांतों पर जो सत्य कथन है कि स्कूल में प्राप्त ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना एक क्या है? ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार बालक या बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को किस प्रकार नियोजित करने की आवश्यकता है? तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र में शिक्षार्थी को जो है दोस्तों वह अभिरुचियों के अनुरूप जो है नियोजित करने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षा में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? एक नेता के रूप में, उत्प्रेरक के रूप में, आदेश के रूप में। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर बी होगा, एक उत्प्रेरक के रूप में। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार सत्य नहीं है। क्या सत्य नहीं है? सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। बच्चे स्वभाव से सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक ही तरह से सीखते हैं। यह स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग जो है जो सत्य नहीं है, सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर पर एक तरह से सीखते हैं। देखिए, अपनी अपनी व्यक्तिगत में विभिन्नताएं होती हैं, तो एक स्तर कैसा हो सकता है? क्योंकि आप सभी हम जानते हैं हमारे सभी व्यक्तियों में विभिन्नताएं होती हैं। तो सभी बच्चे व्यक्तिगत स्तर में एक ही तरह से सीखने, यहाँ पर कथन जो है गलत हो जाएगा। बाकी सभी बच्चे सीखने की क्षमता होती है। सभी बच्चों में जो है स्वभाव में सीखने हेतु प्रेरित रहते हैं। स्कूल के भीतर बाहर दोनों जगह सीखने की प्रक्रिया चलती रहती है। ये तीनों सही हैं, लेकिन जो सी ऑप्शन है हमारा सत्य नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार भाषाई अल्पसंख्यक वाले वर्गों के बच्चों को शिक्षा किस भाषा में दी जानी चाहिए?
तो सभी लोग जानते हैं उनकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का तरीका कैसा होगा? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक, दैनिक या इनमें से कोई नहीं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों के आकलन का जो तरीका होगा वह दैनिक गतिविधियों के अकॉर्डिंग होगा। भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में अध्यापन की बात करना निरर्थक है। पिछड़े बालकों, समान बालकों, केंद्रित या सृजनशील। देखिए, भीड़ भाड़ वाली कक्षाओं में सृजनशील अध्यापन की बात करना निरर्थक हो जाएगा। यदि बच्चे होते तो भी दर्शाते, क्या दर्शाते? यदि बच्चे होते तो स्कूल की असफलता को दर्शाते। अगला है राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए। तो तार्किक ढंग से सोचना होना चाहिए, अमूर्तनों का निर्माण करना, संचालन करने की योग्यता का विकास करना। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। साथियों, किसकी चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए? तो क्या हो जाएगा? पर्यावरण। पर्यावरण की चिंताओं के प्रति जागरूकता को संपूर्ण स्कूल पाठचर्या में व्याप्त होना चाहिए, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये रहे दोस्तों महत्वपूर्ण सीटेट से संबंधित जो अभी तक एग्जाम पर पूछे गए प्रश्न हैं, और यही प्रश्न अब रिपीट होने वाले हैं क्योंकि सीटेट जो एग्जामिनर हैं सीबीएसई जो बोर्ड कर रही है, इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को मॉडरेट कुछ क्वेश्चन करेगा, कुछ इन्हीं क्वेश्चन को रिपीट करेगा, ठीक है, कुछ क्रम इधर उधर बदलेगा क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि आपको पेपर मिल जाएगा। पेपर में मिल जाने से क्या होता है, जो उस दिन पेपर होता है वो अलग अलग सेट पर होता है और वही पेपर फिर दूसरे दिन नहीं होता है। और दूसरे दिन पहले ऑफलाइन एक ही दिन हुआ करता था, इसीलिए ये एक दिन में हो जाता और 3-4 सेट दिए जाते और सभी को बांट दिए जाते थे। लेकिन अब ये ऑनलाइन में क्या होता है, स्क्रीन पर आपके क्वेश्चन शो होते हैं, वहाँ पे आंसर देना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 से 10 क्वेश्चन याद कर पाएंगे। बाकी क्वेश्चन जो मॉडरेट होते हैं वो आपको नहीं होंगे, बाकी ईजिली क्वेश्चन जो होते हैं वही आप याद कर पाते हैं, ठीक है। तो बाकी क्लासेस चल रही हैं और बेहतरीन प्रिपरेशन के लिए महत्वपूर्ण जो टॉप क्वेश्चंस हैं, जो टॉप प्रश्न हैं, उनको ज़रूर पढ़ के जाइए एग्ज़ाम के पहले। जो भी आप लोग भूल पा रहे हों तो उनको ज़रूर यहाँ पे आप लोग कर पाएँ। तो मैं आपके साथ जायसवाल सर जल्द ही मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।